फ्रेंड, हमने यूनिट 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया था। उसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था। अब हमें पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 में हमारा पहला टॉपिक है क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन जो डिफरेंट रेडॉक्स कपल के बीच होते हैं। ये रिएक्शन एक डोनर और एक्सेप्टर के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखता है, जिसमें दोनों स्पीसीज अलग होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ए अगर रिडक्शन हो रहा है तो बी का क्या होगा, बी का ऑक्सीडेशन। और यहाँ ए रिडक्शन होके किस में बदल जाएगा, ऑक्सीडेंट में, और बी किस में बदल जाएगा, रिडक्शन में। तो इसी को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर हमारे पास दो रेडॉक्स हैं, एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है और बी कपल में बी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए। इसमें क्या है, Ml प्लस Ml, ये क्या है, ये Y है और ये X है। तो आगे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Ml जो X है उसके ऊपर Y आ जाएगा और Y है उसके ऊपर X आ जाएगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बदल गए। ठीक, तो ये इसको भी याद रखेंगे। इसमें ए रिडक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, Fe ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है, और सी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। Fe डोनर है और E एक्सेप्टर है। ये एक क्लासिकल एग्जांपल होता है आउटर स्फीयर का। तो क्रॉस रिएक्शन कहाँ पे देखे जाते हैं, आउटर स्फीयर पे। और क्रॉस रिएक्शन पे ही हम मर्कस थ्योरी को भी रूल अप्लाई करते हैं। क्रॉस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी मर्कस थ्योरी के बेस पर किया जा सकता है। मर्कस ने प्रिडिक्ट किया था कि क्रॉस रिएक्शन का रेट सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन की रेट और गिब्स एनर्जी के बेसिस पर निकाला जा सकता है। अगर मर्कस इक्वेशन निकाला जाए तो हम क्या लिखेंगे, K12 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 फिर K इक्विवेलेंट F टू 1/2। तो ये होता है K1/2 क्या हुआ, क्रॉस रिएक्शन रेट कांस्टेंट 1 और K2 क्या हुआ, सेल्फ एक्सचेंज रेट, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और F करेक्शन फैक्टर होगा। इसमें हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉस रिएक्शन। एक तो है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स को हम किसको दिखाते हैं, डेल जी, मतलब गिब्स एनर्जी से। ये जो गिब्स एनर्जी जितनी निगेटिव होगी उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी और सेल्फ होगी। फिर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। सिस्टम को रिएक्ट होने से पहले रीऑर्गेनाइजेशन होना पड़ता है। रिएक्शन से पहले क्या होना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज होना पड़ता है, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं, और ये फास्ट होगा। जितना कम लैम्डा उतना फास्ट, जितना निगेटिव जी उतना फास्ट। याद रखेंगे, नेट में आया क्वेश्चन है। टाइप ऑफ क्रॉस रिएक्शन कितने होते हैं, आउटर स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम में मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। इनर स्फीयर टाइप ए कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कंक्लूजन, क्रॉस रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, मर्कस-हर्ट्ज थ्योरी। मर्कस-हर्ट्ज थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के रेट को समझाने और प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। मर्कस ने इस थ्योरी को डेवलप किया था और बाद में इसे हर्ट्ज ने इसको एक्सटेंड किया, विस्तार किया। ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स के ड्राइविंग फोर्स और
रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब किससे किससे रिलेटेड है, लैम्डा और डेल जी से। याद रखेंगे जो मर्कस और हर्ट्ज थ्योरी है ये क्या है, लैम्डा और जी से रिलेशन को दिखाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स को ड्राइव करता है। मर्कस हर्ट्ज थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म और उनकी स्पीड को समझाने वाली एक थ्योरी है। किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाता है, किसके, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के। ये थ्योरी पहली बार मर्कस ने दी थी कितने में, 1956 में, और उसके बाद हर्ट्ज ने इसमें क्वांटम मैकेनिज्म का करेक्शन ऐड किया। ये थ्योरी मेन आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और काइनेटिक ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिस्क्राइब करती है। कोर कॉन्सेप्ट इसका हम देखते हैं तो मर्कस हर्ट्ज थ्योरी के कुछ की कॉन्सेप्ट हैं। थर्मोडायनेमिक्स ड्राइविंग फोर्स मतलब डेल्टा जी, या ओवरऑल रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज है। अगर डेल जी ज़्यादा निगेटिव है तो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकल फेवरेबल होगी, मतलब डेल जी जितना कम होगा उतना क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, याद रखना है। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लैम्डा, ये एनर्जी है जो रिएक्टेंट और सराउंडिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट की जियोमेट्रिक अचीव करने के लिए चाहिए होती है। क्या है ये, सराउंडिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी है जो क्या है, इसको जियोमेट्रिक अचीव करने के लिए चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला इनर स्पेयर है तो लैम्डा आई और आउटर स्पेयर है तो लैम्डा ओ। रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड लेंथ और एंगल पे चेंज, आउटर स्पेयर लैम्डा ओ है तो सराउंडिंग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग HAB, यह डोनर और एक्सेप्टर ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है। ट्रांजिशन स्टेट पर स्ट्रॉन्ग कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। ट्रांजिशन स्टेट पर ये क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। ये मर्कस का इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, के टी इज इक्वल टू 2 पाई HAB इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√4 पाई लैम्डा KBT प्लस XP, माइनस में रहेगा ये, याद रखना है, लैम्डा प्लस डेल जी 4 लैम्डा KBT होल स्क्वायर, याद रखेंगे। ठीक है, उसे याद नहीं कर सकते तो इसे याद कर लीजिए। इसमें KT क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट कांस्टेंट। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। लैम्डा क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, ये याद रखेंगे। ग्राफिकल देखा जाए इसका तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये ग्राफ कैसे है, ऐसा। तो क्या है, एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बनेगा। यह डायग्राम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी सरफेस को दिखाता है और एक्टिवेशन बैरियर को भी दर्शाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर करना होता है। मर्कस पैराबोला क्या है, ये देखिए, ड्राइविंग फोर्स और रेट लॉक के बीच में। यह प्लॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट और ड्राइविंग फोर्स के बीच का रिलेशन दिखाता है। मर्कस ने प्रिडिक्ट किया था कि रेट पहले ड्राइव फोर्स बढ़ाने के साथ बढ़ती है नॉर्मल रेंज से, लेकिन एक पॉइंट के बाद रेट कम होने लगती है। मतलब पहले अगर आप जी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा 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 और एक टाइम के बाद कम होने लग जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, तो कंसिडर द सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन MnO4 MnO
4 2 माइनस 1 माइनस, इधर क्या हो जाएगा MnO4 2 माइनस और MnO4 -1 एक्सचेंज हो गया। मार्कस थ्योरी इस तरह की सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के रेट को समझाने और क्रॉस रिएक्शन के रेट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। थ्योरी का यूज बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और होमोजेनस कैटलिस्ट में समझा जा सकता है। एक एग्जांपल भी हमने दे रखा है, ये देखिए Fe4 था, यहाँ 3 हो गया, Fe3 था, Fe2 हो गया, तो रिएक्शन चेंज है। तो समरी क्या है, डेल जी फ्री एंड ड्राइविंग फोर्स है, रोल ऑफ रिएक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन लैम्डा एनर्जी बैरियर है, KET रेट कांस्टेंट फाइनल स्पीड बताएंगे, और मार्कस इनवर्टेड रीजन रेट डिस्क्रीज हाई ड्राइविंग फोर्स। इनका इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन फास्ट एंड स्लो रेडॉक्स रिएक्शन। और कंक्लूजन, मार्कस थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के रेट को क्वांटिटेटिवली प्रिडिक्ट करने एक पावरफुल टूल है। यह थर्मोडायनेमिक्स, ड्राइविंग फोर्स, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन कपलिंग के इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करता है। इन्वर्टेड रीजन का प्रिडिक्शन इस थ्योरी का एक यूनिक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। ये थ्योरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री को और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, अब इसको पूरा डिस्क्राइब पढ़ेंगे। इनर स्फीयर टाइप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एक ऐसा रेडॉक्स प्रोसेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर एक कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू टेम्परेरी कनेक्ट होते हैं। मतलब मान लीजिए ए है, ये लिगेंड के थ्रू बी से कनेक्ट होगा कुछ टाइम के लिए, देन उसके बाद ये अपने शिफ्टिंग हो जाता है। ये लिगेंड दोनों मेटल सेंटर के बीच ब्रिज बनाते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है, यही लिखते हैं Ml कितने ऑक्सीडेशन नंबर है 3 Ly(X), एक है M2Y6। अब ये K2 दिखाएगा K1, तो K1 में क्या बना है Ml M3 है, ये Ly इधर, और जो X है ये M से कनेक्ट हो जाएगा 5 Y5, और एक Y इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, इस वाले से एक वो निकल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं L5 M3X M2 Y5, KET आएगा फाइनल स्पीड, तो Ly M2 X M3Y, यहाँ पे M2 ये M3 था, तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसी रिएक्शन में अब Y आके जुड़ जाएगा, एक बनेगा L ये देखिए L क्या बनेगा L5, ये बन जाएगा या तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट बन सकता है। ब्रिज लिगेंड होना चाहिए जो दोनों, कैसे की कॉन्सेप्ट है, ब्रिज लिगेंड होने चाहिए जो दोनों मेटल सेंटर को टेम्परेरी जोड़ सके। डोनर और एक्सेप्टर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जनरली स्लो रिएक्शन होती है कंपेयर
टू आउटर स्फीयर रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है? डोनर और एक्सेप्टर एक कॉमन लिगेंड के जरिए कनेक्ट होंगे। ये है ये कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हो गए। ब्रिज के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो अगर इधर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, यहाँ का 2 है, तो इधर पलट जाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका 1 हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद ब्रिज लिगेंड किसी एक मेटल के साथ रह जाता है और कॉम्प्लेक्स टूट जाते हैं। यहाँ पे भी बना है एग्जाम्पल में, बहुत ईजी है। आपको सीधा सीधा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से याद रखना है। Ml5X, ये है Ml6, तो ये क्या बनेगा? Ml6 Ml5 और एक लिगेंड बाहर, ऐसा ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे। Cl यहाँ ब्रिज बनाता है बिटवीन CO और क्रोमियम में। तो ये एग्जाम्पल है, CO क्रोमियम के साथ ये ब्रिज बना लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यो ब्रिज, Cl क्रोमियम के साथ ये ब्रिज बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये इधर चला गया 3 और ये 2 बन गया, फिर ये अलग हो जाएंगे। तो कंपेयर ऑफ फीचर आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर पे। इलेक्ट्रॉन पाथवे टू ब्रिजिंग यहाँ पे थ्रू स्पेस, लिगेंड यहाँ पे यस, यहाँ पे नो। लिगेंड एक्सचेंज यहाँ पे आउटर स्फीयर पे नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म एसोसिएटिव वाया कॉम्प्लेक्स, डिसोसिएटिव और डायरेक्ट होंगे। यहाँ पे एसोसिएट होके होगा, यहाँ डिसोसिएट होकर होगा। रेट जनरली स्लोअर और फास्टर। एग्जाम्पल ClOS ये बनाएंगे, नॉन नीड फॉर द ब्रिजिंग। एप्लीकेशन ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग लिगेंड इफेक्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस इन द ETL. Important point, ligand transfer occurs as result of the electron transfer. In some case ligand act only as a temporary bridge. Evidence for the mechanism, कंक्लूजन है, पढ़ लीजिएगा। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक स्टेप वाइज और लिगेंड इन्वॉल्व मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ लिगेंड ट्रांसफर भी दिखाता है। मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कैटलिस्ट और मेटल बेस्ड रिएक्शन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनर स्फीयर में क्या हो, आउटर स्फीयर में क्या हो रहे हैं, विदाउट लिगेंड के बीच में बॉन्ड बने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और इनर में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक ब्रिज बनता है मेटल लिगेंड और मेटल के बीच में। फिर मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 है, ऑक्सीडेशन इसका 2 है, इसका 2 मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यही है बस। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, कल कंप्लीट पढ़ लेंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ये इस लैंग्वेज में पढ़ाने का रीज़न है कि आपको समझ आए, क्योंकि इसके बाद अपना खुद आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें हमने डायग्राम डाला, आगे वाले चैप्टर में और अच्छे डायग्राम और अच्छे रिएक्शन हम डालेंगे जो ईजिली आपको समझ आए। थैंक यू।